आसमान में बादलों की घनगर्ज और गिड़गिड़ाहट, चमकती कड़कती बिजली और मूसलाधार तूफान के अंदर एयर इंडिया फ़्लाइट 101 अपनी मंजिल जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने की दूसरी कोशिश करती है। इस जहाज़ के कई इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो चुके हैं और साथ ही इसका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला है। जहां तक कि इस जहाज़ का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS भी मुकम्मल तौर पर नाकाम और फेल हो चुका है, जो ख़ास तौर पर ख़राब मौसम में जहाज़ को लैंड कराने के दौरान बहुत काम आता है। तेज़ बारिश और काले स्याह बादलों के बीच पायलट के लिए रनवे को देख पाना भी मुमकिन नहीं है। हर एक गुजरते सेकंड के साथ जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो रहा है। ऐसे में पायलट को जितना जल्द हो सके जहाज़ को लैंड करवाना होगा। जहाज़ में सवार सभी 357 पैसेंजर्स की ज़िंदगी अब सिर्फ इस चीज़ पर टिकी है कि पायलट्स अगले 1 मिनट में क्या फ़ैसला लेते हैं। क्या ये जहाज़ को बहिफाजत लैंड कराने में कामयाब हो पाते हैं या फिर तारीख में एक और प्लेन क्रैश हादसे में शामिल हो जाता है। ये कहानी है एयर इंडिया फ़्लाइट 101 की, जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये उस 101 इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट से अलग है जो 1966 में फ्रांस के माउंट ब्लैंक पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हो गई थी। ये है 11 दिसंबर 2008 की वो रात के 1 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 342 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स न्यूयॉर्क जाने वाली अपनी फ़्लाइट के लिए तैयार होते हैं। करीब 14 घंटे की इस लंबी एयर इंडिया फ़्लाइट 101 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था। इस फ़्लाइट में बोइंग 777-300 जहाज़ का इस्तेमाल किया जाना था, जो एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस पर्टिकुलर फ्लाइट में इस्तेमाल किया जा रहा बोइंग 777-300 एयर इंडिया ने 2009 में ख़रीदा था और अभी तक इसमें कोई ख़ास खराबी या खामी नोट नहीं की गई थी। फ्लाइट की कमांड 49 साल के तजर्बाकार पायलट कैप्टन रुस्तम पालिया के हाथ में थी, जिनके पास 777-300 को उड़ाने का 3500 घंटों का तजर्बा था, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। और कॉकपिट में उनका साथ देने के लिए को पायलट के तौर पर मौजूद थे कैप्टन वकास। अब क्योंकि ये 14 घंटे की लंबी फ़्लाइट थी, इसलिए कॉकपिट में रिलीफ पायलट के तौर पर कैप्टन सुशांत सिंह और DS भट्टी की भी ड्यूटी लगाई गई थी। कमाल की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे के साथ पहली मर्तबा फ्लाई करने वाले थे और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज उनके जहाज़ में एक के बाद एक फेलियर होते चले जाएंगे। वो जहाज में सबसे पहली गड़बड़ उड़ान भरने से पहले ही प्री फ्लाइट ब्रीफिंग के दौरान सामने आती है, जब इंजीनियरिंग स्टाफ की तरफ से बताया जाता है कि जहाज की एक्सेल पावर यूनिट यानी EPU काम नहीं कर रहा। 777 जैसे जहाज में APU का काम मेन इंजन के फेल होने के बाद पावर सप्लाई करना होता है, इसलिए कैप्टन और बाकी के तीनों पायलट इस मसले को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं मानते और बिना APU के इसी जहाज़ के साथ फ़्लाइट को न्यूयॉर्क ले जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क में मौसम ख़राब होने की इतला मिलने पर कैप्टन जहाज़ में 8000 किलो ज़ायद फ्यूल भरवा कर चलते हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर उन्हें किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़े तो ये फ्यूल काम आ सके। इस तरह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद जहाज़ को उड़ाने की तैयारी की जाती है और 1 घंटा लेट होने के बाद रात को 3 बजे ये फ़्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 मिनट के बाद जब जहाज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस में 30,000 फुट की ऊंचाई पर होता है तो उस फ्लाइट की सबसे पहली प्रॉब्लम सामने आती है। दरअसल स्क्रीन पर एक वार्निंग मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है सिंगल सोर्स रेडियो अल्टीमीटर। इसका मतलब जहाज़ में सिर्फ एक ही रेडियो अल्टीमीटर चल रहा होता है। रेडियो अल्टीमीटर का काम जहाज़ की ऊंचाई को कैलकुलेट करना होता है। बोइंग 777-300 या इसका
जैसे दूसरी एयरक्राफ्ट में 3 रेडियो अल्टीमीटर लगे होते हैं, ताकि अगर एक ख़राब भी हो जाए तो बाकी के 2 से काम चलाया जा सके। क्योंकि ऊंचाई का सही अंदाज़ा लगाने के लिए कम से कम 2 अल्टीमीटर तो होने ही चाहिए, ताकि एक अल्टीमीटर के सिग्नल्स को दूसरे से क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। लेकिन इस जहाज़ में एक साथ 2 अल्टीमीटर ख़राब हो गए थे। पायलट्स की परेशानी ये थी कि अब अकेले अल्टीमीटर पर वो भरोसा कैसे करें, क्योंकि जहाज़ को ऊंचाई पर उड़ाने और लैंडिंग में उस रेडियो अल्टीमीटर को रोल बहुत अहम होता है। लिहाजा इस सूरत हाल में उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो एक अल्टीमीटर के साथ ही आगे बढ़ना जारी रखते हैं। करीब 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब ये जहाज़ अटलांटिक महासागर, बहुत बड़े समंदर के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है, तो उसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। इस बार पायलट्स को वार्निंग मिलती है कि जहाज़ का TCAS सिस्टम काम नहीं कर रहा। TCAS यानी ट्रैफिक अलर्ट एंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये आसमान में पायलट्स के लिए तीसरी आंख का काम करता है। ये रडार का इस्तेमाल करके आसपास उड़ रहे जहाज़ों पर नज़र रखता है। अगर कोई जहाज़ बहुत करीब आ जाए तो टकराने से बचाने के लिए पायलट को अलर्ट करते हुए ऊपर या नीचे की समझाने के लिए पैगाम भेजता है। वैसे तो परवाज़ के दौरान TCAS का कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात होता है, इसलिए उस वक्त TCAS की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर पायलट्स की परेशानी बढ़ना शुरू होती है, क्योंकि इस तरह एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स का फेल होना ये कोई आम बात नहीं थी। ऐसे में पायलट्स को ये ख्याल सताने लगता है कि कहीं जहाज़ में कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो गई, जिसकी वजह से एक के बाद एक इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं। खैर, इस बात का पता लगाने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना जारी रखते हैं और अगले कुछ ही घंटों में उनका जहाज़ न्यूयॉर्क की एयर स्पेस में दाखिल हो जाता है। न्यूयॉर्क में उस वक्त सुबह के 6:10 हो रहे हैं और जैसा कि बताया गया था, JF कैनेडी एयरपोर्ट के चारों तरफ आसमान पर काले बादल और झमाझम बारिश हो रही थी। मेट्रोलॉजिकल टर्मिनल एविएशन रूटीन वेदर रिपोर्ट यानी मीटर रनवे 04 राइट के लिए क्वार्टर सटीट्यूड माइल के विजिबिलिटी और 200 मीटर की वर्टिकल विजिबिलिटी इंडिकेट करता है। एक सटीट्यूड माइल 5280 फुट के बराबर होता है। उस वक्त पायलट अप्रोच कंट्रोलर से रब्ता करते हैं और रनवे 04 राइट के लिए अप्रोच क्लियरेंस मांगते हैं और अप्रोच कंट्रोलर की तरफ से उन्हें जल्द ही क्लियरेंस दे दिया जाता है। अब यहाँ पर पायलट जहाज़ को रनवे की तरफ गाइड करने के लिए ILS का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहाज़ का ILS लोकलाइजर और गाइड लोग को कैप्चर नहीं कर रहा है। इसका मतलब जहाज़ का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS भी फेल हो चुका था। लैंडिंग के दौरान ILS बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये रनवे से निकलने वाले स्पेशल रेडियो सिग्नल्स और एंटेना का इस्तेमाल करके पायलट्स को बताता है कि वो अभी कितनी ऊंचाई पर हैं और लैंडिंग करने के लिए उन्हें किस एंगल में आगे बढ़ना है। साथ ही जहाज़ के ऑटो लैंड करने के लिए भी ILS का चलना ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर ख़राब मौसम के दौरान ILS की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन इस फ्लाइट 101 का ILS रनवे के आने वाले सिग्नल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पायलट्स को LNV VNAV अप्रोच का इस्तेमाल करके प्लेन को मैनुअली ही सही समत की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। LNAV VNAV अप्रोच में GPS का इस्तेमाल होता है और ये ILS के जितना ठीक नहीं होता। ऐसे में उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए पायलट्स का रनवे को अंदाज़न ही अपनी आंखों से देखना ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे ही जहाज़ रनवे के करीब पहुंचता है, पायलट्स फौरन लैंडिंग गियर डाउन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते ही जहाज़ में एक नया वार्निंग अलार्म बजने लगता है।
जो ये बोलता है कि लैंडिंग गियर पूरी तरह डाउन नहीं हुआ। अब इस अलार्म के बजते ही कॉकपिट में हलचल सी मच जाती है और पायलट्स ऐसा होने की वजह का पता लगाने लगते हैं। थोड़ी तहकीक के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक गलत अलार्म था, क्योंकि जहाज़ का लैंडिंग गियर पूरी तरह डाउन था। मगर इस अलार्म की वजह से हुए डिस्ट्रैक्शन के चलते पायलट जहाज़ को लैंडिंग के लिए स्टेबलाइज करने में फेल हो जाते हैं और आखिरी लम्हे में उन्हें लैंडिंग अबाउट करके गो अराउंड के लिए जाना पड़ता है। पायलट जहाज़ को वापस 2000 फुट की ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और डिपार्चर कंट्रोलर से रब्ता करके उन्हें बताते हैं कि उनके जहाज़ में एक साथ कई गड़बड़ हुई हैं और वो अभी लैंड करने के लिए तैयार नहीं हैं। पायलट्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बादलों की वजह से वो रनवे को नहीं देख पा रहे थे। ज़मीन से बादल के निचले हिस्से तक का जो फासला होता है उसको क्लाउड सेलिंग कहा जाता है। यानी क्लाउड सेलिंग से ही ये तय होता है कि पायलट को कितनी ऊंचाई पर आने के बाद अपनी आंखों से रनवे दिखाई देगा। अब ILS अगर काम कर रहा हो तो क्लाउड सेलिंग के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिना ILS के पायलट को कम से कम 600 फुट की क्लाउड सेलिंग पर हर हाल में चाहिए होती है। यानी पायलट को 600 फुट की ऊंचाई से रनवे दिखाई देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मगर मुश्किल ये थी कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर आज क्लाउड सेलिंग सिर्फ 200 फुट की थी। उसका मतलब 200 फुट के ऊपर से पायलट रनवे को देख ही नहीं सकते थे। और सिर्फ जॉन एफ कैनेडी ही नहीं बल्कि आसपास के दो मुतबादल एयरपोर्ट्स न्यूयॉर्क और स्टीवर्ट पर भी क्लाउड सेलिंग 200 फुट पर ही थी। पायलट्स के लिए एक और परेशानी ये भी थी कि उनके जहाज़ में इतना फ्यूल नहीं था कि वो न्यूयॉर्क की जगह दूसरे शहर के किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर लें। उन्हें हर हाल में न्यूयॉर्क के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो भी जितना जल्द मुमकिन हो सके। दिल्ली में कैप्टन ने जो 8000 किलो एक्स्ट्रा फ्यूल जहाज़ में लोड करवाया था वो अब उनके काम आ रहा था। इस दौरान कैप्टन और डिपार्चर कंट्रोलर के बीच एक लंबी गुफ्तगू होती है कि उन्हें किस एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। इस गुफ्तगू के दौरान डिपार्चर कंट्रोलर के जानिब से कैप्टन को बताया जाता है कि अभी अभी मिले सिग्नल्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर क्लाउड सेलिंग खिसक कर 400 फुट पर आ गई है। हालांकि उसकी कम से कम रिक्वायरमेंट यानी 600 फुट से अभी भी काफ़ी कम थी, लेकिन फ्यूल की कमी के बायस पायलट्स न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड करना तय कर लेते हैं। दरअसल उस वक्त जहाज़ में तकरीबन 7200 किलो फ्यूल ही बचा था, जो उसे सिर्फ न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड करवा सकता था। मतलब पायलट अब दूसरी बार गो अराउंड नहीं कर सकते थे। उन्हें हर हाल में इसी अटेम्प्ट में लैंडिंग करना थी। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के करीब पहुंचने के बाद पायलट्स वहां के कंट्रोल टावर से रब्ता करके क्लियरेंस का मुतालबा करते हैं, जो उन्हें फ़ौरन दे दिया जाता है। उसके बाद कंट्रोल रनवे पर इमरजेंसी नाफज करवा देते हैं। एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और दूसरे हिफाजती इकदाम किए जाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरन एक्शन लिया जा सके। उस वक्त जहाज़ को फ्लाई करते हुए 14 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका था। ऐसे में पायलट्स की टेंशन और परेशानी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आखिरकार पायलट्स जहाज़ को रनवे की तरफ बढ़ाते हैं। हालांकि कॉकपिट के बाहर उन्हें बादलों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। हर एक गुजरते सेकंड के साथ पायलट्स की परेशानी बढ़ती ही चली जाती है। उस वक्त जहाज 1000 फुट की ऊंचाई पर होता है, जो उसके आइडियल डिसेंट पाथ से काफी ज्यादा था। अगर उसे ठीक नहीं किया जाता तो ये लैंडिंग फेल हो जाती और पायलट को गो अराउंड के लिए जाना पड़ता, जिसके लिए जहाज में फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कैप्टन पालिया फौरन एक्शन लेते हुए जहाज की नोज को डाउन कर देते हैं। उससे जहाज की ऊंचाई तो कम हो जाती है, लेकिन साथ ही उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। आखिरकार जहाज 400 फुट की ऊंचाई को क्रॉस करके क्लाउड सेलिंग के पार निकल जाता है और पहली बार पायलट को रनवे दिखाई देता है। यहाँ पायलट को एहसास होता है कि उनके जहाज की ऊंचाई ज़रूरत के हिसाब से अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही उनकी सही रास्ते के बजाय राइट साइड की तरफ मुड़ी हुई है।
ऐसे में कैप्टन पारिया जल्दी से जहाज़ की नोज़ को डाउन करके उसे लेफ़्ट की तरफ थोड़ा सा मोड़ देते हैं, जिससे जहाज़ की ऊंचाई भी कम हो जाती है और वो रनवे की तरफ सही समत को भी पकड़ लेता है। बिना ILS सिस्टम के जहाज़ बादलों के बीच से होता हुआ तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा था। हालांकि कैप्टन पालिया बहुत ही हिम्मत और सूझबूझ के साथ अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए जहाज़ को रनवे की तरफ ला रहे थे, लेकिन फिर भी बिना ILS सिस्टम के उस वक्त जहाज़ को बादलों के बीच से नीचे लाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। 357 लोगों की जिंदगी और मौत अब सिर्फ पायलट के तजर्बे और हिम्मत के भरोसे पर थी। हर गुजरते लम्हे के साथ जहां पायलट को ये डर था कि कहीं जहाज़ किसी बिल्डिंग से न टकरा जाए, वहीं किसी भी वक्त जहाज़ में फ्यूल ख़त्म होने का खौफ भी उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। तूफान और तेज हवा के बीच बादलों को चीरता हुआ जहाज तेजी से नीचे आता जा रहा था। खुदा को याद करते हुए कप्तान पालिया बड़ी ही हिम्मत के साथ आखिरकार जहाज को रनवे की सही डायरेक्शन में ले आते हैं। बादलों के बीच में तेजी से कोले खाता हुआ प्लेन रनवे को टच करता है। 160 मील फी घंटा की स्पीड से जहाज गीले रनवे पर दौड़ने लगता है। पायलट जल्दी से ब्रेक और स्पॉइलर का इस्तेमाल करके जहाज की स्पीड को कम करते हैं और रनवे ख़त्म होने से कुछ ही दूर जहाज सही सलामत रुक जाता है। पैसेंजर के साथ साथ पायलट्स की भी जान में जान आना शुरू हो जाती है। रनवे पर मौजूद इमरजेंसी सर्विसेज फौरन रब्ता करके पूछती है कि क्या उन्हें किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, लेकिन कैप्टन कोई भी मदद लेने से माजरत कर देते हैं, क्योंकि जहाज़ में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर पूरी तरह से सही सलामत थे। इस जहाज़ के लैंड करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही ये पूरा एयरपोर्ट एक खौफनाक तूफान की लपेट में आ जाता है और उस वक्त सब लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर लैंड करने में थोड़ी सी और देर हो जाती तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता था। अब इस जहाज़ के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ फेल क्यों हुए, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि ये मामला जहाज़ के मेन कंप्यूटर में माल फंक्शनिंग की वजह से हुआ था, लेकिन उसके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कभी जारी नहीं की गई। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पायलट्स और जहाज़ के कैप्टन ने जिस तरह इस सूरत हाल को संभाला उसे हमेशा एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये थी कहानी एयर इंडिया फ़्लाइट 101 की, जो हौलनाक हादसे से बाल बाल बची। इससे कबल हम आपके सामने 1966 में क्रैश होने वाले इंडिया एयरलाइंस के जहाज़ का तज़किरा कर चुके हैं। उस फ्लाइट का नंबर भी 101 था, जिसमें इंडिया के उस वक्त के सबसे बड़े एटमी साइंसदान होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोग हलाक हो गए थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए।